चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है ए जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, बी जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, सी जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, डी जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर भी होगा, जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें जो वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान का बढ़ना, बी बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, सी शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ए गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, बी अम्लीय वर्षा, सी काली वर्षा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी ए सीसी पार्क ने, बी JN जेफर्स ने, सी जोसेफ फोरियर ने, डी एल जाबलर ने। तो इसका सही उत्तर सी होगा जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गैसों की संकल्पना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है ए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी ऑक्सीजन के कारण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ए अमोनिया तथा ओजोन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो इसका सही उत्तर डी होगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नीचे दिए गए चार्ट में ग्रीन हाउस में प्रभाव देने वाली गैसों का विवरण निम्न है। जलवाष्प जो कि 60% योगदान देता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 1.5%, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन व अन्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मीथेन। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ओजोन, डी जलवाष्प। तो इसका सही उत्तर डी होगा जलवाष्प। जलवाष्प ग्रीन हाउस इफेक्ट में 60% का योगदान देती है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर डी होगा जलवाष्प। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता क्रम क्या होगा? ए CO2, CH4, CFCS, N2O, बी CH4, CO2,
CFCS, N2O, CCO2, CFCS, CH4, N2O, DCO2, CH4, N2O, CFCS। तो इसका सही उत्तर डी होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मेथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं, इनमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन और ओजोन शामिल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए मेथेन, बी जलवाष्प, सी आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर सी होगा, आर्गन। अगले प्रश्न को देखते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या है? ए वैश्विक ताप में वृद्धि, बी वैश्विक ताप में कमी, सी सागर जल के ताप में वृद्धि, डी नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर ये होगा, वैश्विक ताप में वृद्धि। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ए सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बी मेथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जलवाष्प। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते हैं, जबकि मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मेथेन, डी ओजोन। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मेथेन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, मेथेन। धान के खेत, कोयले की खदान, घरेलू पशु वातावरण में मेथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। मेथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मेथेन, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा सही उत्तर भी होगा सल्फर डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं पैदा करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, डी केवल मेथेन। तो इसका सही उत्तर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ए मेथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जलवाष्प, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन, बी अमोनिया तथा ब्यूटेन, सी रेडान तथा नाइट्रोजन, डी ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मेथेन, सी प्रोपेन, डी ओजोन। तो इसका सही उत्तर सी होगा, प्रोपेन। बाकी शेष ग्रीन हाउस गैस हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मेथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, नाइट्रोजन।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए मेथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मेथेन। तो इसका सही उत्तर ही होगा, ऑक्सीजन। इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? ए CH4, बी CFC, सी SO2, डी N2O, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ही होगा, इनमें से कोई नहीं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा चिन्हित 6 प्रमुख हरित गृह गैसों में CH4, CFC तथा N2O शामिल हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखता उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस गैस में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें निम्न हैं: कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC या CF6, NF3 आदि। अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मेथेन वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तथा सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ए वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, बी सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, सी संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, डी सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। आइए व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है: ए ग्रीन हाउस गैसें, बी ओजोन परत का क्षरण, सी प्रदूषण, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है: ए ग्रीन हाउस गैस, बी ओजोन परत का अवक्षय, सी प्रदूषण, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी। मानवजनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत के अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक भी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन की सर्वोत्तम वर्णित करता है? ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, बी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, सी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ती हुई अम्लता, डी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो इसमें हमारा सही उत्तर ये है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। व्याख्या देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि व विकास संभव होता है।
इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? पहला, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। दूसरा, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। तीसरा, सौर धधक में वृद्धि। चौथा, अत्यधिक वनोन्मूलन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2 और 3, बी केवल 1, 2 तथा 4, सी 1, 2, 3 तथा 4, डी 1 तथा 4। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल 1, 2 तथा 4। व्याख्या देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के 2 प्रमुख कारक हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करने वाला कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाली वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा व अन्य के अध्ययन सौर धधक में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा, मीथेन। तीसरा, ओजोन। चौथा, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल या जैव मात्रा के अवशोषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? पहला, ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फसल या जैव मात्रा अवशेषों के दहन से फसल या जैव मात्रा के अवशेषों जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, अन्य हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बनिक यौगिक, ओजोन, निलंबित कण, एयरोसॉल्स आदि निर्मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जलवाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य गैस है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है? ए नाइट्रोजन के, बी कार्बन डाइऑक्साइड के, सी कार्बन मोनोऑक्साइड के, डी हाइड्रोकार्बन के। तो इसका सही उत्तर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के। वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी, वहीं अब यह मात्रा 415 ppm के पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 ppm हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ए कार्बन डाइऑक्साइड के, बी नाइट्रस ऑक्साइड के, सी ओजोन की, डी सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इसका सही उत्तर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ए 0.02%, बी 0.03%, सी 0.04%, डी 0.05%। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 0.03%। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm यानी 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने,
आदि से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक CO2 सांद्रता लगभग 415 ppm से अधिक हो चुकी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण है ए भारी वर्षा, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी वनों में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला धान के खेत, दूसरा कोयला खनन, तीसरा पालतू पशु, चौथा आर्द्र भूमि। उपर्युक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2, 3 और 4। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि दीमक की बॉम्बी, समुद्र हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? ए केवल धान के खेतों से, बी केवल दीमक की बाम्बी से, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी सी होगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं। गैस जो धान के केस से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, मीथेन। धान के खेत, कोयले की खदान, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। अगले प्रश्न को देखते हैं। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है वह है ए क्लोरीन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका सही उत्तर बी होगा, मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी CFC, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर बी होगा, मीथेन। मीथेन यानी CH4 गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु हैं। यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायु प्रदूषक होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल के वर्षों में मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। दूसरा, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एक और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल 2। व्याख्या देखते हैं। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्रों या समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2 और 3। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जो मीथेन हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। यह आर्कटिक, उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा सहित एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे, महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों, गहरे समुद्र तल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। इसके पिघलने से वैश्विक तापन और उसके दुष्प्रभावों में तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक
रूप से कम समय लगभग 12 वर्ष ही विद्यमान रहती है और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? पहला, चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। दूसरा, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका उत्तर सही सी होगा, एक और दो दोनों। चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आइए अब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप पहला, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। दूसरा, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। तीसरा, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा। चौथा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। निम्नांकित कूट से सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 तथा 3 सही है, बी 2, 3 तथा 4 सही है, सी 1, 2 तथा 4 सही है, डी 1, 3 तथा 4 सही है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 2, 3 तथा 4 सही हैं। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है। वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? पहला, समुद्र जल तल का बढ़ना। दूसरा, हिम नदी का पिघलना। तीसरा, बीमारियों का फैलना। चौथा, प्रवाल भित्ति का विरंजन। सही उत्तर का चुनाव दीजिए तथा दिए गए कूट से चयन कीजिए। कूट ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2, 3 और 4। वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसके कारण ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा तथा चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़ और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? ए आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, बी अमेजन वर्षावन, सी टैगा, डी भारतीय मानसून। तो इसका सही उत्तर ये होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3% डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? पहला, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। दूसरा, विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। तीसरा, सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। चौथा, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल 1 और 2। व्याख्या देखते हैं। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फॉर क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ए केवल चक्रवात की, बी केवल तूफान की, सी केवल बाउंडर की, डी उपरोक्त सभी की। इसका सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी की। वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। आईपीसीसी के अनुसार वैश्विक ऊष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, सूखा, बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? ए 0.6 डिग्री सेल्सियस, बी 0.7 डिग्री सेल्सियस, सी 0.8 डिग्री सेल्सियस, डी 0.9 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 0.9 डिग्री सेल्सियस। 1900 ईस्वी के बाद पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई, जिसमें आधे से ज़्यादा वृद्धि वर्ष 1970 के बाद देखी गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? ए 3.0 फ़ारेनहाइट, बी 1.8 फ़ारेनहाइट, सी 3.4 फ़ारेनहाइट, डी 2.4 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 1.8 फ़ारेनहाइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। ए 0 सेंटीग्रेड, बी -18 सेंटीग्रेड, सी 5 सेंटीग्रेड, डी -20 सेंटीग्रेड। तो इसका सही उत्तर बी होगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान 0 फ़ारेनहाइट या -18 सेंटीग्रेड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी महासागर का पादक प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? पहला, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल 1 और 2। व्याख्या देखते हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल घास पर घासों का होता है। इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्लोबी ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, ग्लोबी ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों की पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। दूसरा, यदि ग्लोबी ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रित नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। चौथा, यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। फूड 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1, 3 और 4। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 और 21 के मध्य 1.4 से 5.8 सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणामस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 में से 142 पर्वतीय हिमटोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि अवश्यंभावी है। आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990-2100 के बीच समुद्र सतह में 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, न कि 1 मीटर का। फिजी के समुद्र तल में वृद्धि का दर 0.15 मीटर यानी 6 इंची प्रतिवर्ष है। इससे फिजी के डूबने का संकट आसन्न है। आइए अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए पेरिस, बी क्वेटा, सी बार्न, डी कोलंबो, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा, पेरिस। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था।
2018 में 24वां सम्मेलन कटोविस पोलैंड में, 19 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड में संपन्न हुआ था, 21 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। पूर्व में यह सम्मेलन नवंबर 2020 में प्रस्तावित था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? ए 25वां, बी 23वां, सी 22वां, डी 21वां। तो इसका सही उत्तर डी होगा 21वां। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए CO2, बी CH4, सी NO2, डी O2। तो इसका सही उत्तर डी होगा O2। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर ए होगा चीन। वर्तमान में 2021 के आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है, जो विश्व के कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 29% उत्सर्जन करता है। दूसरे स्थान पर USA 14%, भारत 7% के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 5% के साथ चौथे स्थान पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी यूरोपीय संघ। तो इसका सही उत्तर बी होगा चीन। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? ए अफगानिस्तान, बी बहरीन, सी भूटान, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। दूसरा, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा केवल दो। नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो की अवधारणा विकसित की है। वर्ष 2015 के पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार किया गया है। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव देश है और उसने वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया ने 2040, अर्जेंटीना ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ए मत्स्य उद्योग, बी खनन, सी निर्माण, डी कृषि। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा कृषि। जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। व्याख्या देखते हैं। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चरागाह, कृषि भूमि, नदी जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाले एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं।
भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए, पृथ्वी की कक्षा की उत्कीर्णता यानी अंडाकार कक्षीय मार्ग। बी, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी झुकाव। सी, विषुवयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति। डी, सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण। मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्कीर्णता, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, विषुवयन इस सिद्धांत के अंग हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? ए, रॉबर्ट हुक। बी, मिल्टन मिलानकोविच। सी, जॉर्ज सिम्पसन। डी, टीसी चैम्बरलेन। तो इसका सही उत्तर बी होगा, मिल्टन मिलानकोविच। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? ए, आइस कोर। बी, जीवाश्मित पराग। सी, वृक्ष विलय वृद्ध। डी, इवोपेराइड निक्षेप। इसका सही उत्तर ए होगा, आइस कोर। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला, समोच्च बांध। दूसरा, अनुपद सस्यन। तीसरा, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन से मृदा से कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 3। सी, 1, 2 और 3। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, 1, 2 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त सभी यानी समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम यानी क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का भाग है। दूसरा, CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। तीसरा, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान ICR ISAT CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, 1, 2 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। CCAFS ग्लोबल वार्मिंग तथा उससे उत्पन्न कृषि संबंधी खतरों के निराकरण हेतु समर्पित कार्यक्रम है। इसी के तत्वाधान में भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण को लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR द्वारा संचालित है जिसका मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं? पहला, प्रत्यक्ष एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर। दूसरा, निःशेष तेल एवं गैस भंडार। तीसरा, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु पर्याप्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? पहला ताम्र स्लैग, दूसरा शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, तीसरा जियो टेक्सटाइल्स, चौथा उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, पांचवा पोर्टलैंड सीमेंट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी 2, 3, 4, सी 4 और 5, डी केवल 1 और 5। इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा केवल 1, 2 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल्स के प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी में कई गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? पहला, उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। दूसरा, वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तीसरा, वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं। चौथा, वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3, 4, डी उपर्युक्त सभी। इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा केवल 2, 3 और 4। आइए व्याख्या देखते हैं। एशिया पैसिफिक संघ एपेक की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है। ये देश विश्व की कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। आइए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब हुआ? ए मार्च 21, 1994, बी मई 21, 1995, सी जून 21, 1996, डी जून 21, 1999। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा मार्च 21, 1994 को। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला, इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 में लागू होगा। दूसरा, यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 सेंटीग्रेड या कोशिश करे कि 1.5 सेंटीग्रेड से भी अधिक न होने पाए। तीसरा, विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष $1000 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा केवल 2। आइए व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस, यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण यह पक्ष रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। ए मॉस्को में, बी पेरिस में, सी बर्लिन में, डी टोक्यो में। तो इसका सही उत्तर बी होगा पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था।
गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन ए स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन में किया गया। बी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। सी जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया। डी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपनहेगन 2009 में किया गया। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा। रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट में किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? ए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, बी यूनेप सचिवालय, सी UNFCCC सचिवालय, डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा UNFCCC सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय UNFCCC सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है जो जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, बी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, सी यूरेनियम उत्पादन में कमी, डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। व्याख्या देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। बी यह विकासशील देशों में कार्यक्रम तथा नीतियों का समर्थन करेगा। सी विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। डी यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो उसमें हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP 16 कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 के मध्य आहूत किया गया। कानकुन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष यानी GCF का प्रावधान किया गया जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकें। अगले प्रश्न को देखते हैं। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। दूसरा, इसे यूनेप, OECD, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा, केवल 1। आइए व्याख्या देखते हैं। हरित जलवायु निधि UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है तथा इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह यूनेप तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। दूसरा, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 2 और 3। ये व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी काल अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF
द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 से रात 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ए पेरिस, बी जिनेवा, सी दोहा, डी न्यूयॉर्क। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, न्यूयॉर्क। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? ए सिल्वर जल, बी लवण चूर्ण, सी समुद्री जल, डी जिप्सम। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, समुद्री जल। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापन पर नियंत्रण किया जा सके। तो आइए आगे अब हम क्योटो प्रोटोकॉल व अन्य प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है? ए वायु प्रदूषण, बी ग्रीन हाउस गैस, सी जलवायु परिवर्तन, डी जल प्रदूषण। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? ए वायु प्रदूषण से, बी जलवायु परिवर्तन से, सी ओजोन क्षरण से, डी आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, जलवायु परिवर्तन से। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। दूसरा, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। तीसरा, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, डी केवल 3। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, 1 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 को लागू हुई। क्योटो संधि वैश्विक तापन से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थिति मेथेन गैस से अधिक है। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समय अवधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 पाया गया है। मेथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कार्टागेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, बी स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, डी क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आइए व्याख्या देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना के समय से अंतर संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था। यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। ए रियो डी जेनेरो में, बी नैरोबी में, सी क्योटो में, डी न्यूयॉर्क में। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, क्योटो में। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित कथनों में से कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? ए हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यह ग्लोबी तापीकरण को कम करता है, सी क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है, डी यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। इसका सही उत्तर डी होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। सीडीएम यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है।
जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ए, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। बी, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। सी, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है। डी, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय रेड प्लस पहलों में से एक है। इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। आइए व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तीसरा, मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1, डी केवल 3। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा, 1 और 2। व्याख्या देखते हैं। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें? ए, कार्बन फुटप्रिंट, बी, कार्बन क्रेडिट रेटिंग, सी, स्वच्छ विकास युक्ति, डी, उत्सर्जन निम्नीकरण मानक। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, स्वच्छ विकास युक्ति यानी CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग की प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति यानी CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम कर सकें। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। दूसरा, CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न एक देशों से संबंधित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा, केवल 1। आइए व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत Annex 1 के विकसित देश गैर Annex 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं तथा परियोजनाएं Annex 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर Annex 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है?
ए संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, बी कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, सी सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, डी किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। आइए व्याख्या देखते हैं। कॉमन कार्बन मीट्रिक एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र के भवनों के निर्माण कार्य से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए माप, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना पद्धति है। इसमें बेटिंग या बेंचमार्किंग जैसे मापों की मूल्य आधारित व्याख्या शामिल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्लू कार्बन क्या है? ए महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, बी वन जैव मात्रा यानी बायोमास और कृषि मृदा में प्रतिच्छादित कार्बन, सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, डी वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो इसमें हमारा सही उत्तर ही होगा, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन। महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सीवीड, प्लैंक्टन्स, मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। इन तटवर्ती पारितंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से भी अधिक होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द और उनका मूल स्रोत। एनेक्स एक देश, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। दूसरा, प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ, सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शन, नगोया प्रोटोकॉल। तीसरा, स्वच्छ विकास क्रियाविधि, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 3। स्वच्छ विकास युक्ति CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, UNFCCC की क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता समय कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक पूरक प्रोटोकॉल है, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्टो प्रोटोकॉल का संबंध है, यानी कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। ए जैव सुरक्षा समझौते से, बी प्रदूषण से, सी ओजोन क्षरण से, डी जलवायु परिवर्तन से। तो इसका सही उत्तर ही होगा, जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, बी कार्बन पदचिह्न, सी कार्बन पृथक्करण, डी कार्बन अवशोषण। तो इसका सही उत्तर भी होगा, कार्बन पदचिह्न। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि भी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। बी कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। सी कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। डी कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, डी वाला कथन गलत है। आइए व्याख्या देखते हैं।
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह के उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया? एक क्योटो प्रोटोकॉल, बी अर्थ समिट सम्मेलन, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी G8 शिखर सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर ये होगा क्योटो प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न को देखते हैं। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए एशिया विकास बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर डी होगा विश्व बैंक। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुत अच्छी कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने लगभग $120 बिलियन तथा अमेरिका ने $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह है। पहला, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाजों और देशी जनों इंडिजिनस पीपुल की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा, वह धारणीय सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा, यह देशों को उनके वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रेड प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा केवल 1 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 से प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन वनोन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए किया गया था। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। यह सुविधा विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों एवं संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, यह यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें हमारा सही उत्तर ये होगा केवल 1 और 2। व्याख्या देखते हैं। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में यह 4 देशों से प्रारंभ, यह संधि 38 देशों, 8 क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। इनमें लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों, बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इसका ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन EC द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी जापान,
डी न्यूजीलैंड। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स का ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रदूषण का एक उदाहरण है। यूं तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ए थाईलैंड, बी चीन, सी सिंगापुर, डी मलेशिया। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, सिंगापुर। अगले प्रश्न को देखते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला DCU के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर सी होगा, एक दो, एक और दो दोनों। आइए व्याख्या देखते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला DCU 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है। इस अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन पर कार्य संचालित किया जाता है। आइए भारत की जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। ए वर्ष 2008 में, बी 2012 में, सी 2014 में, डी 2015 में। तो इसका सही उत्तर ही होगा 2008 में। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशनों में सम्मिलित नहीं किया गया था? ए सौर मिशन, बी आणविक ऊर्जा, सी अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, डी वनरोपण। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, आणविक ऊर्जा। आइए व्याख्या देखते हैं। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। आणविक ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? ए 2000 में, बी 2008 में, सी 2012 में, डी 2015 में। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के साथ ही समुद्री जल का बढ़ना, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना, वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित मिशन भारतीय निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने हेतु उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी दोनों राज्यों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ही होगा झारखंड में। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिनका जलवायु परिवर्तन समन, वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल, झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? ए सौर शक्ति, बी वनीकरण, सी नाभिकीय शक्ति, डी अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, नाभिकीय शक्ति। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी प्रणाली परिरक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन में शामिल हैं, जबकि नाभिकीय शक्ति 8 मिशन में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? ए विश्व व्यापार संगठन WTO, बी एम्नेस्टी इंटरनेशनल, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर सी होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013 एवं 14 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण धारणीयता सुनिश्चित करने हेतु गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत यूएनडीपी की सहायता से मई 2011 में प्रारंभ की गई। अगले प्रश्न को देखते हैं। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान यानी इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। यह किस संदर्भ में देखा जाता है? ए. युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन। बी. जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। सी. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी अंशदान। डी. धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की है। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? ए. पूर्वी सिंहभूम, बी. सरायकेला खारसवां, सी. रांची, डी. बोकारो। इसका सही उत्तर भी होगा सरायकेला खारसवां। यह करंट का प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? ए. अल्जीरिया में, बी. ब्राजील में, सी. केन्या में, डी. भारत में। तो इसका सही उत्तर डी होगा, भारत में। वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या 32 है। अल्जीरिया, ब्राजील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित हैं, जबकि भारत में यह अभी स्थापित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? ए. समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया है। बी. समझौता 10 वर्षों के लिए लागू होगा। सी. समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। डी. समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रकार ये सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए शेष कथन सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? पहला, हिमानी का पिघलना, दूसरा, सागरीय तल में उत्थान, तीसरा, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, चौथा, ग्लोबी तापमान में वृद्धि। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. 1 और 2, बी. 1, 2 और 3, सी. 2, 3 और 4, डी. सभी चारों। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सभी चारों। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, बी. प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, सी. पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, डी. कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। लास्ट प्रश्न, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? ए. रविशंकर प्रसाद, बी. पीयूष गोयल, सी. डॉक्टर हर्षवर्धन, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन।
21 जुलाई 2018 को तत्कालीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक, दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया। सफर, जिसका पूरा नाम सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम ओजोन परत क्षरण एवं उससे संबंधित